देखो बच्चों, तो आज अपन बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में। क्या बात करने जा रहे हैं? बार मैग्नेट। तो बच्चों, अपने को पता है कि जो बार मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं। एक होते हैं क्या, साउथ पोल, और दूसरा नॉर्थ पोल ना। तो देखो, साउथ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है उसको अपन -m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? -m से। और जो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है उसको +m से दिखाते हैं। देखो, होता क्या है कि जो बार मैग्नेट होता है उसका एक ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। मतलब जो, मान लो कि ये मैग्नेट है तो इसका जो लेंथ होगा उसको अपन बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ। जो मैग्नेटिक लेंथ होता है बच्चों, तो होता क्या है कि कोई भी बार मैग्नेट है तो उसका जो पोल्स होते हैं वो जस्ट उसके एंड पे नहीं होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो अगर पोल के बीच का डिस्टेंस देखें तो पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक लेंथ। देखो, यहाँ LG जो है इसको अपन डिनोट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक लेंथ से। और जो S है बच्चों, ये है साउथ पोल, और जो N जो है बच्चों वो है नॉर्थ पोल। याद रखना, जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो 91% होता है ज्योमेट्रिक लेंथ के। अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं, एक टर्म है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को अपन m वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो पहला केस ले रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट। याद रखना, अगर एक बार मैग्नेट है तो वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट जो होता है बच्चों बेसिकली दो टाइप से डील करते हैं। एक जो फाइनाइट लेंथ का बार मैग्नेट होता है उसको सिंपल अपन क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। एक लेते हैं जो दूसरा केस है इनफाइनाइट बार मैग्नेट। ठीक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। देखो, यहाँ एक फाइनाइट लेंथ का बार मैग्नेट है। तो अगर इस केस में मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं तो याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है अपन देख रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा m इंटू LM होगा, वेयर LM इज द मैग्नेटिक लेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक लेंथ? तो लेंथ बिटवीन पोल टू पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। देखो, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो AM² आएगा। यहाँ अपन देखें तो जो m है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अपने को पता है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो, अगर बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं तो उसका जो एडिशन होगा वो वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम होगा। इसको अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, अगर यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो जो बार मैग्नेट का डायरेक्शन आ रहा है, बार मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ रहा है बच्चों, वो देखो किधर आ रहा है। जो डायरेक्शन आ रहा है इसके चलते वो आ रहा है साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल के साइड। ये आ रहा है m का डायरेक्शन। किसका आ रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल के साइड। देखो, अपन केस 2 देखते हैं। हमने बात किया था कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, तो मैंने शुरू में ही बोला था कि वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो इस केस में भी अपन डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे केस है करंट कैरिंग वायर। जो सेकेंड केस है बच्चों वो है करंट कैरिंग लूप या कॉइल लूप, या अपन इसको कॉइल से डिनोट कर रहे हैं। देखो, एक लूप और ये दूसरा लूप ना, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और ये सेंटर है और इसकी रेडियस r है। सिमिलरली इसकी रेडियस r है और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है। याद रखना, लूप की वजह से मैंने देखा था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस आ रहा था, क्रॉस इसके वजह से, और इसके वजह से डॉट आ रहा है।
याद रखना क्रॉस का मतलब हुआ कि नॉर्थ पोल किस साइड है, अंदर। नॉर्थ पोल अंदर है तो अपने को दिख क्या रहा होगा, साउथ पोल। ठीक है, तो ये है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज की वजह से अपने को दिख क्या रहा है, साउथ पोल। तो अपन इसको ऐसे दिखाएंगे, एस, एस मतलब साउथ, साउथ पोल अपने को विजिबल है। सिमिलरली यहाँ जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ऊपर आएगा और इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आ रहा होगा। इसके वजह से अगर देखें तो ये जो बार मैग्नेट की तरह अरेंजमेंट बिहेव करेगा, जिसका जो नॉर्थ पोल होगा वो अपने को दिखाई दे रहा है, थंब ऊपर है तो नॉर्थ पोल जो होगा अपने को दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ एन बना दिया मैंने, क्या बना दिया, क्या बना दिया, एन बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो देखो क्या आ रहा होगा। मान लो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो m इज इक्वल टू आई इंटू एरिया वेक्टर। क्या रहा हुआ, आई इंटू एरिया वेक्टर है। ये है एक लूप की वजह से, क्या, एक लूप की वजह से। अगर मैं कॉइल के वजह से देखूं n टर्न्स के लिए तो m इज इक्वल टू एन आई ए। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट फॉर कॉइल हैविंग n टर्न्स। क्या है, n टर्न्स के लिए है। अगर m का डायरेक्शन देखें बच्चों तो m का जो डायरेक्शन आ रहा है, इस केस में जो m का डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल या लूप। जिस लूप और कॉइल, देखो इसके वजह से कैसे आ रहा है, अंदर थंब के डायरेक्शन में, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो अंदर आ रहा है और इसके वजह से किधर आ रहा है, ऊपर। इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर आ रहा है। अगर इसका डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। किससे निकाल रहे हैं, अभी तो देखा आपने कि इसका जो डायरेक्शन है अपन क्या कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है वो बता रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन की बात करूं इसमें तो डायरेक्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है राइट हैंड कर्ल रूल। क्या, राइट हैंड कर्ल रूल। कैसे, देखो कैसे मिल रहा है, देखो मैं एक कॉइल लेता हूँ, करंट कैरिंग कॉइल, तो अपन फिंगर्स को कर्ल करेंगे, लिख लो, फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में। जो बच्चों थंब होगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे मान लो कि ये एक क्या है और ये एक कॉइल है, ये कॉइल है जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है और ये एक लूप है। क्या है, इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है। अगर अपन इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो देखो ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में, तो ऐसे कर्ल किया तो थंब किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इनवर्ड आ रहा है। इसमें देखो इसमें आ रहा है ऊपर, तो इसमें डॉट बना दूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ऊपर आ रहा है। अगर मैं दोनों की वजह से जो है मैग्नीट्यूड लिखूं तो लिखूंगा आई इंटू ए, आई इंटू एरिया ऑफ दिस क्या है, लूप, पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा होगा, और ये आ रहा होगा क्रॉस आ रहा होगा। इसके वजह से देखो, इसके वजह से डॉट आ रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एन कॉइल्स है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये डॉट आ रहा होगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें डॉट आ रहा है। तो अपन यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ रहा है जिस प्लेन में कॉइल रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। ये अपन यहाँ ऑब्जर्वेशन देख पा रहे हैं। देखो अगर एक दो सवाल देखें, छोटे छोटे सवाल हैं, सवाल ऐसे हैं बच्चों, देखो सवाल छोटा छोटा है कि बार मैग्नेट है, हाँ बार मैग्नेट है और हर एक मैग्नेट का
मैग्नेटिक मोमेंट जो है हर मैग्नेट का दिया हुआ है, m है, आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं। इनका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है, जैसे मान लो पहला ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा बार मैग्नेट दिया हुआ, एक ऐसा बार मैग्नेट दिया हुआ है, और सबका मैग्नेटिक मोमेंट m है। देखो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है। यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है। आपको बताना है कि नेट m कितना आ रहा होगा, हर एक केस में फाइंड m नेट, मैग्नेटिक मोमेंट नेट कितना आ रहा होगा। ये छोटा सवाल है। देखो अगर अपन यहाँ देखें तो इसके वजह से जो m आ रहा है इसका डायरेक्शन इधर होगा, और साउथ से नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ। अगर मैं इसको एक पॉइंट पे देखूं तो यहाँ m और यहाँ m, और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर इक्वल हो तो रिजल्टेंट जो आएगा m नेट वो इधर आ रहा होगा, और उसकी वैल्यू √2 इंटू m आ रही होगी। देखो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि एक बार मैग्नेट ऐसा है, देखो यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट m है, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, और दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है। तो याद करो यहाँ देखोगे तो एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, क्योंकि साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन m का होगा और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन m का होगा। तो ये m और ये m और 60 डिग्री, अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट आपको पता है बच्चों। तो m नेट जो आ रहा होगा वो √3 टाइम्स m आ रहा होगा। चलो एक और छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ऐसा है कि इस बार जो डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो देखो अगर इसका m नेट निकालोगे, सबका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ आइडेंटिकल है, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अपन देखें तो इसके वजह से साउथ से नॉर्थ ये m आ गया, इसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो साउथ से नॉर्थ, तो ऐसे आ रहा होगा ना, तो ये ऐसे आ रहा होगा, और यहाँ एंगल 60 डिग्री है। तो क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लिखते हैं, या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। तो इसको मैं शिफ्ट करूंगा तो ये वेक्टर आएगा इधर और एक वेक्टर है इधर, ठीक है, ये m और ये m, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 120 आएगा। और अपने को पता है कि 120 डिग्री पे जो रिजल्टेंट आता है वो सेम ही आता है, तो जो m नेट आएगा बच्चों वो m के बराबर ही आ रहा होगा। तो याद रखना कि दो वेक्टर के बीच में जो अपन एंगल मेजर करते हैं वो अपन कैसे मेजर करते हैं, या तो हेड टू हेड या तो टेल टू टेल। अब अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों कि अगर मैं मैग्नेट को बेंड करूं, क्या करूं, मैग्नेट को बेंड करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा। चलो जो अगला केस है वो है बेंडिंग ऑफ बार मैग्नेट। क्या है बच्चों, बेंडिंग ऑफ, अगली हेडिंग है वो है बेंडिंग ऑफ बार मैग्नेट, कि अगर एक बार मैग्नेट को बेंड करूं तो क्या होगा। देखो जो बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ होगा m का मतलब पोल स्ट्रेंथ, तो जो पोल स्ट्रेंथ होगा बच्चों वो अनचेंज रहेगा। अगर बेंड करोगे तो बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगा। पहली बात, अपने को पता है कि पोल स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट होता है, ये बात पता है। लेकिन यहाँ पे L इफेक्टिव जो होगा वो Lm जो है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा बच्चों उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे m इंटू L इफेक्टिव, ऐसे निकालेंगे। तो याद रखना अगर आप बार मैग्नेट को बेंड करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके चेंज होने से आ रहा है, लेंथ चेंज होने की वजह से आ रहा है। अगर आप बार मैग्नेट को बेंड भी करोगे तो उसका पोल स्ट्रेंथ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। उस केस में क्या होगा कि जो बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है वो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज तो हो नहीं रहा है, वो बेंड हो रहा है, मतलब लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द पोल्स चेंज हो रहा है, तो उसके वजह से चेंज हो रहा है, ना कि पोल स्ट्रेंथ के चेंज। इस केस में पोल स्ट्रेंथ जो है चेंज नहीं होगा, और
एल इफेक्टिव चेंज होगा, जिसके चलते जो होगा वो डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा होगा। देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक सवाल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मैग्नेट है, क्या है, एक बार मैग्नेट है, यहाँ है साउथ पोल, यहाँ है नॉर्थ पोल, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एल, एल एम जो है एल के बराबर है, ये है साउथ, तो ये हो जाएगा माइनस एम, ये हो जाएगा माइनस एम बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस एम। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा एम दिया हुआ है अपने को। अब हो क्या रहा है, इस बार मैग्नेट को अपन बेंड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, बेंड कर दे रहे हैं, और बेंड करने के बाद बार मैग्नेट जो है ऐसे बन जा रहा है, देखना, बेंड करने के बाद बार मैग्नेट जो है ऐसे बन जा रहा है, यहाँ जो है ये लेंथ दिया हुआ है आर, ऐसे बन जा रहा है, ये यहाँ से आर है, यहाँ है साउथ पोल और यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ प्लस एम और यहाँ माइनस एम। देखो पोलेशन चेंज हुआ, और ये जो लेंथ है वो एल रहा होगा, एल रहा होगा। अब इस केस में बताना है कि एम डैश की वैल्यू कितनी आ रही होगी। ये एंगल अपने को गिवन है 60 डिग्री। देखो हमने बताया कि अगर आप बार मैग्नेट को बेंड करते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है अनचेंज रहेगा, सॉरी पोल स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगा, एम अनचेंज रहेगा, लेकिन जो एम होगा वो हो जाएगा एम इंटू एल इफेक्टिव, और एल इफेक्टिव देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, तो ये रहा होगा एल इफेक्टिव, ये क्या रहा होगा, एल इफेक्टिव। अगर एल इफेक्टिव को अपन निकालें तो ये देखो, ये अगर ये यहाँ से मैं ऐसे करूँ तो ये 30 डिग्री आ रहा होगा, और 30 डिग्री आ रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो यहाँ आ रहा होगा आर साइन 30 डिग्री, और यहाँ भी आ रहा होगा आर साइन 30 डिग्री। तो एल इफेक्टिव अपन देखें तो 2r साइन 30 डिग्री आ रहा है, मतलब 2 इंटू आर इंटू साइन 30 हाफ इक्वल टू आर आ रहा है। लेकिन अगर इतना लेंथ देखें बच्चों तो अपने को पता है एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, थीटा को कितना लिखूंगा, पाई/3, तो यहाँ से जो आर आ रहा होगा 3l अपॉन पाई आ रहा है। चलो अगर मैं m लिखूं तो m को लिखूंगा m इंटू इफेक्टिव लेंथ कितना है 2 इंटू आर ना, 2 इंटू आर लिखूंगा, एल इफेक्टिव आ रहा है आर के बराबर, तो एल इफेक्टिव यहाँ लिख लो डायरेक्ट आर के बराबर आर, एल इफेक्टिव आर लिख दिया। तो देखो अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो m इंटू 3l अपॉन पाई आ रहा है, तो यहाँ लिखूंगा 3/पाई इंटू एम इंटू एल, और m इंटू एल को अपन m लिखे हैं तो 3m/पाई आंसर जो m डैश होगा उसका वैल्यू जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3m अपॉन पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मान लो कि इसी बार मैग्नेट को मैं कंप्लीट बेंड कर देता, क्या कर देता, अगर मान लो इसी को कंप्लीट बेंड कर देता, तो देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सर्किल बना देता, इसी बार मैग्नेट को मैं ऐसे बना देता, देखो ये जो है पहला पार्ट था, इसको पहला लिख लेना, जो दूसरा है इसी बार मैग्नेट को मैं ऐसे बना देता, लो ठीक है, यहीं पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल कोइंसाइड कर गया। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल कोइंसाइड करेगा तो एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 आएगी, तो इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 0 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल कभी कभी बार मैग्नेट के कटिंग पे आता है, तो अगला हेडिंग डालो कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट को कट करने का दो तरीका है। मान लो कि ये बार मैग्नेट है, तो इसको या तो आप अलोंग द लेंथ काटो या तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ काटो, या तो ऐसे काटो या तो ऐसे काटो, ठीक है। तो देखो मैं जो पहला केस ले रहा हूं, केस 1, कट कर रहा हूं अलोंग द लेंथ,
मैं ऐसे कट कर रहा हूँ अलोंग द लेंथ, तो अलोंग द लेंथ काटोगे तो ये देखो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो कि ये जो डस्टर है ये बार मैग्नेट है, तो इधर से मैं देखूंगा तो यहाँ जो होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो ऐसे काटूंगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कट हो रहा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कट हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? अपन देखे थे कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो अगर अलोंग द लेंथ काटे है तो a जो है चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। तो इस केस में जो पोल स्ट्रेंथ होगा बच्चों, जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो चेंज हो रहा होगा, पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो चेंज हो रहा होगा। लेंथ तो सेम ही है ना, लेंथ को तो कट नहीं किया है। अब पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है तो इस केस में होगा क्या कि अगर पोल स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है बच्चों तो जो m की वैल्यू आएगी, डाइपोल मोमेंट की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला देखें तो m इंटू एल एम आएगा। मैंने क्या किया, इसको कट कैसे किया, देखो m इंटू एल एम आएगा, क्योंकि m डैश जो चेंज है। तो देखो चूंकि m जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड, जैसे मान लो कि मैं एक बार मैग्नेट लेता हूँ, उसको कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो बार मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ है साउथ, यहाँ है नॉर्थ, साउथ मतलब -m और यहाँ +m। मैं क्या कर रहा हूँ, अलोंग द लेंथ काट रहा हूँ, देखो ऐसे कट कर रहा हूँ, ऐसे कट किया ना। मान लो कि मैं ऐसे सीजर्स लिया और इसको ऐसे कट कर दिया। जब मैं ऐसे कट करूंगा तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आधा आधा काट दिया। मैं ऐसे कट किया तो क्रॉस सेक्शन जो होगा बच्चों आधा आधा कट हो गया होगा। तो जब जैसे ही आधा कट होगा तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/2 और m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a था, तो a m डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा, m/2। तो यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, जो मान लो कि मैं ये एक पार्ट कटा और ये दो पार्ट कटा, इसको मैं सेपरेट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो जो फर्स्ट कटा इसका लेंथ है lm ना, जो फर्स्ट कटा ये साउथ बना, ये नॉर्थ, और इसकी -m/2 ये जो पहला बार मैग्नेट कट हुआ ऊपर वाला, जो दूसरा नीचे वाला पोर्शन है इसका भी lm ही होगा, क्योंकि लेंथ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ -m/2 और यहाँ +m/2 और इसके बीच का लेंथ जो है lm ही रहेगा। तो इस केस में अगर m डैश देखो बच्चों तो m/2 इंटू lm, तो m डैश की वैल्यू जो आएगी lm/2 इज इक्वल टू m/2। मैग्नेटिक मोमेंट जो है क्या हुआ, आधा हो गया। सिमिलरली यहाँ देखें तो m डैश की जो वैल्यू आ रही है वो m/2 इंटू lm इज इक्वल टू m/2 आ रहा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो तो हो क्या रहा है कि अगर मैं अलोंग द लेंथ काट रहा हूँ तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने के चलते जो बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है बच्चों वो चेंज हो रहा है। और अपने को पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इफेक्टिव लेंथ और पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए ये जो है चेंज हो रहा होगा। अब जो इसमें केस 2 लेने जा रहा हूँ बच्चों, मैं बार मैग्नेट को तो कट करूंगा लेकिन जो है परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट कर रहा हूँ। जो केस 2 है वो है, लिख लो यहाँ, केस 2 है कटिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसी को अपन एक और नाम देते हैं ट्रांसवर्स कटिंग। क्या बोलते हैं, लिख लो यहाँ से, ट्रांसवर्स कट। अगर ट्रांसवर्स कट करते हैं तो देखो इस केस में होगा क्या कि मान लो कि ये मैग्नेट है और मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ। जब ऐसे कट करूंगा तो अपने को पता है कि नया पोल जनरेट हो जाएगा और जिसका पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, ये बात पता है। लेकिन ऐसे कट करने पर बच्चों हो क्या रहा है कि इसका लेंथ चेंज हो रहा है, आधा इधर आ जाएगा आधा। तो देखो इस केस में जो है पोल स्ट्रेंथ, अगर मैं ट्रांसवर्स कट कर रहा हूँ तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा। क्यों? पोल स्ट्रेंथ जो है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई। यहाँ पे ट्रांसवर्स कट करने पे
Lm जो है चेंज हो रहा है, जिसको अपन L इफेक्टिव बोल रहे हैं, ये चेंज हो रहा है। जब ये चेंज हो रहा है तो अपने को पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है इस पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि एक मैं मैग्नेट लेता हूँ, यहाँ एक मैग्नेट बनाता हूँ। इस मैग्नेट को, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और इसके बीच का डिस्टेंस Lm। मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार ऐसे कट लगा रहा हूँ अलोंग द लेंथ। कट जो है ऐसे लगाया हूँ, कोई दिक्कत? ये सीजर है, इसका मतलब ये है कि मैंने कट ऐसे लगाया है। तो कट ऐसे लगाऊंगा तो ये Lm/2 और ये Lm/2, जो दो टुकड़ा निकलेगा, एक का मैं m डैश बोलता हूँ, दूसरे का भी मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बोलता हूँ। तो जो टुकड़ा निकला होगा वो ऐसा निकला होगा, ये Lm/2 और ये साउथ, ये नॉर्थ। पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहा होगा। तो इस केस में जो m डैश मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा m Lm/2 इज इक्वल टू m/2। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया वो लेंथ के वेरिएशंस के चलते आया हुआ है। यहाँ तो यहाँ तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अपन कट करेंगे और बेंड करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है। देखो अपन कुछ, देखो यहाँ जो है ये एक फ्लेक्सिबल वायर है, ये जो है फ्लेक्सिबल वायर है, यहाँ इसका लेंथ L है और इसका डाइपोल मोमेंट जो है m दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस वायर को बेंड करके ऐसा शेप देते हैं। तो इस केस में L इफेक्टिव की वैल्यू L/√2 आ रहा होगा, तो m डैश की जो वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल रही होगी वो मिल रहा होगा m इंटू L इफेक्टिव, क्योंकि बेंड करने के बाद जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो ये मिल रहा होगा mL/√2 इज इक्वल टू m/√2। देखो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एक और शेप दे रहे हैं, ऐसा एक शेप दे रहे हैं। ये L/3 है, ये भी L/3 है और ये भी L/3 है। इस केस में अगर L इफेक्टिव देखें तो ये वाला जो लेंथ होगा L इफेक्टिव रहा होगा। तो L इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे L/3 है, तो जो m डैश आ रहा होगा वो आ रहा होगा mL इफेक्टिव इज इक्वल टू mL/3 इज इक्वल टू m/3, क्योंकि यहाँ m होगा m इंटू L के बराबर। देखो अगर मान लो कि इसको आप ऐसे बेंड कर रहे हो, कैसे? अगर इस शेप में बेंड कर रहे हो, मैं C क्या किया, इस शेप में बेंड कर दिया, जो C नंबर लिया वो ऐसे बेंड कर दिया। यहाँ से रेडियस R है और ये है L, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब मैं ऐसे बेंड करूँगा तो जो L इफेक्टिव आ रहा होगा ये रहा होगा, और पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही रहा होगा, ये -m ले रहा हूँ, ये +m ले रहा हूँ। तो इस केस में जो m डैश आ रहा होगा वो आ रहा होगा m इंटू L इफेक्टिव, और L इफेक्टिव की वैल्यू 2R के बराबर है। और R की वैल्यू आप निकाल सकते हो पाई इंटू R इज इक्वल टू L, R इज इक्वल टू L अपॉन पाई। देखो तो यहाँ से जो m डैश आ रहा होगा वो आ रहा होगा m 2L अपॉन पाई इज इक्वल टू 2/पाई इंटू m। ये वैल्यू आपको मिल रही होगी। तो देखो अगर मान लो कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक वायर को बेंड करते हो बच्चों, तो होगा क्या कि उसका पोल स्ट्रेंथ जो है सेम रहेगा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, लेकिन L इफेक्टिव जो है चेंज होने के चलते होगा क्या कि L इफेक्टिव जैसे ही चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी। चलो एक छोटा सा सवाल देखते हैं। और सवाल जो है ऐसा है कि यहाँ x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है और यहाँ z एक्सिस है, ये है ऐसा। हम क्या कर रहे हैं, एक जो लूप है उसको ऐसे बना रहे हैं
और जो दूसरा है बच्चों उसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ऐसे बना दिया। इसमें करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट जो है ऐसे आई फ्लो हो रहा है। यहाँ देखो दिक्कत, ये इसका जो डायमेंशन है हर जगह ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आपको बताना है कि इस अरेंजमेंट के चलते जो नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा। देखो ये सवाल 3D का है, तो अपने को पता है कि m का डायरेक्शन जो है राइट हैंड कर्व रूल से निकालते हैं। तो अगर इसको मैं 1 बोलूं और इसको 2 बोलूं, तो 1 के चलते जो m1 आ रहा होगा, ये देखो ऐसे लूप में है, तो ये कैसे आ रहा होगा, देखो ये जो m1 है ये zx प्लेन में है, तो ये y में आ रहा होगा। तो अगर अपन m1 को लिखें तो ये लिखूंगा मैं I इंटू ए, एरिया ए स्क्वायर प्लस का जे कैप। सिमिलरली अगर m2 निकालें बच्चों, तो m2 जो होगा I इंटू ए स्क्वायर प्लस का आई कैप। और दो वेक्टर बच्चों अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका रिजल्टेंट अपन लिख सकते हैं, और दोनों की वैल्यू m है। तो यहाँ जो आएगा m नेट वो आ रहा होगा √2 इंटू एम के बराबर। तो जो m नेट यहाँ मिल रहा होगा ये आ रहा होगा √2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर। चलो एक छोटा सवाल और देखते हैं। सवाल इस बार ऐसे है, ये भी सेम सवाल है लेकिन मैंने क्या किया है, शेप चेंज कर दिया। देखो सवाल ऐसा है बच्चों, ऐसा है, इसका जो रेडियस है वो r है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। इसमें करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है m नेट कितना आएगा। इसको चेक करोगे तो जो m नेट आ रहा होगा, इसका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, √2 टाइम्स पाई r स्क्वायर आ रहा होगा, चेक कर लेना, √2 टाइम्स पाई r स्क्वायर आ रहा होगा। चलो अगर अपन देखें बच्चों कुछ नोट्स, तो देखो हमने देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप या कॉइल है तो उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था उसका डायरेक्शन वही आ रहा था जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। तो पहला नोट ये है कि इन क्लोज लूप या कॉइल, अगर इन क्लोज लूप और कॉइल देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ m इज सेम एज b मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। देखो अगर अपन देखें तो ये लूप या कॉइल समझो, इसमें अगर करंट क्लॉकवाइज सेंस में है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता है सेंटर पे, तो इसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट भी अंदर ही आ रहा होगा। इसके वजह से अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस लें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर आता है सेंटर पे तो डाइपोल मोमेंट भी का डायरेक्शन भी ऊपर ही आ रहा होगा। ये था ये। देखो अगर मैं पॉलीगन का केस लूँ बच्चों, अगर मैं n पॉलीगन का केस लूँ, n साइडेड पॉलीगन का केस लूँ, तो याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है जितना साइड बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आ रहा होगा। जैसे मान लो कि पॉलीगन हैविंग सेम current and made up of same length having magnetic moment will be different। उस केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है डिफरेंट आएगा। देखो मैं ये मानता हूं कि मैं एक L लेंथ का वायर मान लेता हूं जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है।
तो अगर मान लो मैं इससे ट्रायंगल बनाऊं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे मान लो कि मैं इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, तो पहला मैं ले रहा हूं, अगर मैं मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना होगा, L/3 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 और L/3, और एक करंट कैरिंग वायर है ना। देखो तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो I इंटू ए होगा, और एरिया अपने को पता है क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये आ रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं इससे स्क्वायर बनाता हूँ, अगर स्क्वायर बनाऊँ तो इसका जो स्क्वायर का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हो जाएगा I इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा L/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, IL² डिवाइड बाई 16। सिमिलरली अगर n पॉलीगॉन, तो याद रखना कि नंबर ऑफ साइड्स जितना बढ़ाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उतना ही बढ़ रहा होगा बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और रही बात सेंस की, तो करंट का डायरेक्शन जो है वो बताएगा कि डायरेक्शन क्या है हर एक केस में। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं मैग्नेट की, बार मैग्नेट की। तो अपन ये जानते हैं बच्चों कि अगर एक फाइनाइट लेंथ का बार मैग्नेट है तो डाइपोल जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, डाइपोल जैसा। तो याद रखना, यहाँ लिखने जा रहा हूं बार मैग्नेट। देखो पहला जो अपन अभी के डील करेंगे वो है एक फाइनाइट बार मैग्नेट। तो याद रखना कि जो फाइनाइट बार मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे ना, उसी तरह ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा। तो अपन इसकी बात करने जा रहे हैं। देखो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स जो कि बार मैग्नेट है, फाइनाइट बार मैग्नेट, अगर इसको अपन कंपेयर करें बच्चों, तो देखो लिख लो एनालॉगी बिटवीन, लिख लो यहाँ एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स। चलो देखो वहां पे अपन चार्ज लिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो मैंने चार्ज लिया था। यहाँ अपन पोल स्ट्रेंथ लेंगे, क्या लेंगे, पोल स्ट्रेंथ लेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, यहाँ अपन मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेंगे। यहाँ पे वहाँ पे कांस्टेंट लिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो कांस्टेंट की वैल्यू अपन लेंगे μ0/4 पाई लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो वहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से दिखाए थे, यहाँ अपन M से दिखा रहे हैं, ठीक है। वहाँ टॉर्क फोर्स को जैसे दिखाया था वैसे दिखाएंगे। तो ये है एनालॉगी बिटवीन। तो अपन जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल का था उसको अपन सिंपल टर्म से रिप्लेस कर देंगे, तो एक सिंपल बार मैग्नेट की पूरी एनालिसिस मिल जाएगी अपने को। जैसे अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने देखा था बच्चों कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके एक्सिस पे और इक्वेटर पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिल रहा था। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह अपन लिखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो जो पहला केस है वो है एट एक्सिस, वहां भी अपन एक्सिस है या एक्सियल पॉइंट या अपन इंडोन पॉइंट बोलते हैं ना। चलो ये रहा बार मैग्नेट, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, इसको दिखाएंगे -m और यहाँ होगा +m। और हमने देखा था P का जो डायरेक्शन है -q से +q होता है, तो इसीलिए यहाँ साउथ से नॉर्थ जो होगा
ओ एम का डायरेक्शन होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे जा कर के मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, वहाँ भी पी के डायरेक्शन में आया था, तो बी एट एक्सिस जो होगा वो अपन लिखेंगे बी एट एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 k p। याद करो तो k की जगह मैंने ये लिख दिया 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आएगा, अपन देखे थे वहाँ भी। और इसका जो डायरेक्शन आएगा वो m के डायरेक्शन में ही आएगा। ये क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे ही आ रहा है। यहाँ देखिए तो डायरेक्शन m का इधर ही है और जो है बी एट एक्सिस का भी डायरेक्शन यही है, तो सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा। चलो अगर अपन बी नंबर केस देखते हैं, अगर बी नंबर केस देखें तो देखो क्या मिल रहा होगा। अगर बी नंबर केस देखते हो तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, मान लो कि एक बार मैग्नेट है ऐसा, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, यहाँ -m पोल स्ट्रेंथ, यहाँ +m, इसके बीच में lm डिस्टेंस है। इसके सेंटर से मैं इक्वेटोरियल पॉइंट लेता हूँ r डिस्टेंस पे, और इसके वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, और इक्वेटर पे अपने को पता है कि बी एट इक्वेटर जो होता है वो एंटी पैरेलल आता है। तो बी एट इक्वेटर लिखते हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब -m कैप, ये रहा आ रहा होगा। यहाँ अपन नोट देखें तो नोट अपने को ये दिख रहा है कि बी एट इक्वेटर इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 टाइम्स बी एट एक्सिस। ये मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। नहीं तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे बी एट एक्सिस इक्वल टू -12 बी एट एक्सिस, माइनस साइन मतलब एंटी पैरेलल है इसलिए। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ सीधे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों तो वहाँ कैसे एनालिसिस थी, और यहाँ पे एक अगर मैग्नेट है तो यहाँ की एनालिसिस कैसे हो रही है। तो मैं ये चीज़ को यहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखो अगर फोर्स की बात करें, दो अगर फाइनाइट लेंथ का बार मैग्नेट है तो इनके बीच में फोर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। देखो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, फाइनाइट लेंथ का मैग्नेट, ठीक है। देखो तो ये तो शॉर्ट डाइपोल होगा, एक मैग्नेट यहाँ लिया और दूसरा मैग्नेट यहाँ लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत। देखो यहाँ नॉर्थ लिया, यहाँ साउथ लिया, और यहाँ नॉर्थ लिया और यहाँ साउथ लिया, ये ऐसा लिया। इनके सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस अपने को r दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? r। तो देखो ये होगा अट्रैक्टिव, तो जो फोर्स आ रहा होगा Fm इनके बीच में, ये जो आता है बच्चों -6 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई r का पावर 4, अपन देखे भी थे। देखो यहाँ माइनस साइन अट्रैक्टिव बता रहा है, इसके वजह से जो है m2 है और इसके वजह से जो है डाइपोल मोमेंट m1 है। तो इस केस में फोर्स जो है इतना आ रहा होगा। चलो अब अपन अगली एनालिसिस कर रहे हैं टॉर्क की। क्या करने जा रहे हैं? टॉर्क एनालिसिस कर रहे जा रहे हैं। देखो वहाँ पे मैंने क्या किया था कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका था तो टॉर्क निकाला था। तो यहाँ भी अपन डील करने जा रहे हैं टॉर्क का। टॉर्क वहाँ P sin थीटा था तो P को यहाँ MB sin थीटा आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया मैंने, इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने इसमें एक बार मैग्नेट रखा, ये है बार मैग्नेट, मैंने इसमें बार मैग्नेट लिया। यहाँ पे है साउथ पोल और यहाँ है नॉर्थ पोल।
यहाँ जो लेंथ है एल है और ये जो है थीटा डिग्री। तो यहाँ देखो, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ प्लस एम बन रहा है और यहाँ माइनस एम बन रहा है। तो इस पे फोर्स देखोगे, एक फोर्स एफ एम इधर और एक फोर्स इधर, और नेट फोर्स क्या आ रहा है यहाँ, अगर एफ एम नेट देख रहे हो तो 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ टॉर्क देखो, टॉर्क जो होगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये अगर इसको निकालते हो तो एल साइन थीटा आएगा। तो देखो अगर टॉर्क निकालोगे तो एफ परपेंडिकुलर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू कितना है एम इंटू बी, आर परपेंडिकुलर है एल साइन थीटा। तो जो टॉर्क आ रहा होगा वो आ रहा होगा एम एल बी साइन थीटा। इसको अपन लिख सकते हैं, एम इंटू एल को अपन एम लिखे थे कैपिटल एन, डाइपोल मोमेंट एम बी साइन थीटा। तो यहाँ अपन टॉर्क देखें तो ये तो इतना आ रहा है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो टॉर्क को लिखोगे एम क्रॉस बी, और वहाँ कितना था पी क्रॉस ई था, तो पी को एम से और ई को बी से रिप्लेस कर दिए। देखो अगर ये था टॉर्क की एनालिसिस, अगर वर्क डन निकालो टू रोटेट द मैग्नेट, जैसे मान लो कि अब जो एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो है वर्क डन इन rotating the magnet from θ1 to θ2। जो छोटा सा वर्कडन होगा बच्चों, अपन इसको लिखेंगे टाउ इंटू डी थीटा। टाउ को मैं लिखा हूँ एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर डब्लू लिखूँ तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा θ1 से θ2। तो ये है वर्कडन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो इसको लिखोगे तो एम बी माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। तो वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाई एफ एम होता, चलो इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ रहा होगा। यहाँ देखो दिक्कत, यहाँ देखो देंगे, मतलब अगर वर्क डन बाई एफ एम लिखोगे तो ये लिखोगे एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, देखो अपन ने कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल को। अगर मान लो θ1 90 डिग्री से θ2 को अगर थीटा अपन लिखे थे, याद करो, तो वहाँ पे कैसे अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किए थे। देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो आप θ1 को 90 डिग्री डालो, ये होता है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू θ2 इज इक्वल टू एनी थीटा। तो इस केस में जो वर्क डन बाय एजेंट आ रहा होगा, देखो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ रहा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर आप डालोगे तो एम बी कॉस θ1 था तो इसको लिख दो 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, θ2 को थीटा डाल दिया। तो जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है इसको यूएम से दिखाओ तो ये आ रहा होगा माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर यूएम को निकालोगे तो माइनस एम डॉट बी लिखा जा सकता है, तो ये है। और वहाँ पे कितना था माइनस पी डॉट ई। तो हमने क्या किया बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनालिसिस किए थे, इसी तरह अगर एक फाइनाइट लेंथ का मैग्नेट लो बच्चों तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। और मैंने एनालॉजी बता दिया कि कैसे अपने को उससे इसको रिलेट करके फॉर्मूले को याद रखना है। देखो अगर अपन नोट लिखें तो कुछ नोट लिख लेते हैं। जो पहला नोट है, मान लो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एक मैं कॉइल लेता हूँ, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा हूँ, इस और जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे लगा दिया। इसके वजह से अगर मैं एम का डायरेक्शन देखूं तो देखो ऐसे आ रहा होगा। तो यहाँ एम और बी के बीच में
थीटा जो है 0 डिग्री है। तो इस केस में टॉर्क कितना आ रहा होगा? टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो टॉर्क की वैल्यू 0 आ रही है। टॉर्क 0 आने का मतलब इक्विलिब्रियम केस। तो इक्विलिब्रियम ये किस टाइप का? अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, तो ये आ रहा होगा माइनस एम बी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, अपन उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल वन। क्या बोलते हैं? स्टेबल वन, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो, जो दूसरा केस अपन लेने जा रहे हैं वो ये है कि अगर मैंने कॉइल ऐसे रखा, इसमें करंट ऐसा है, और मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखा, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा, एम का डायरेक्शन जो है इधर होगा। तो थीटा जो है 90 डिग्री है। तो टॉर्क की वैल्यू जो होगा वो एम बी आ रहा होगा मैक्सिमम। यहाँ पे नो इक्विलिब्रियम, क्या होगा? टॉर्क ही 0 नहीं है, तो नो इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर एक और केस देखें तो मान लो कि आई ऐसे फ्लो हो रहा है और मैंने इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दिया। क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगा दिया, और इसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट इधर बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। थीटा 180 डिग्री का मतलब हुआ, मैं एनालिसिस यहाँ कर रहा हूँ कि साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ टॉर्क जो है वापस 0 होगा। टॉर्क 0 होने का मतलब अपन पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे, तो माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है वो जो होता है बच्चों वो -1 होता है। तो यहाँ पे यूएम जो होगा वो प्लस का एम बी आ रहा होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन अनस्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।